हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप क्लास 10th में हो और सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही रहे हो, सब्जेक्टिव अगर अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपके लिए वीडियो जो मैं ला रहा हूँ रिकॉर्डिंग क्लास ये, तो इसमें जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है, इसमें मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा गया। क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने अच्छा से एनालिटिक्स किया है, अच्छा से समझा है और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में उसको मैंने पेश किया है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हम बहुत ही बेहतरीन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, आंसर कैसे करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सोशल साइंस टफ नहीं लगेगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, अब बहुत जल्दी हम इसको सही करते हैं। तो टोटल यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में टोटल जो है 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और आज इस वीडियो देखने के बाद ये पक्का इरादा कर लीजिए कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आज ही याद कर लेना है। ये एक टास्क मैं दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से, अगर आपने ये वीडियो आज खोला तो आज ये क्वेश्चन याद कर लेना है, क्योंकि कल फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके, तो सोशल साइंस का लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, क्लास 10 का क्रैश कोर्स चालू है और जो बच्चे जिनका 10th क्लास पूरा नहीं हो पाया है, छूट गया, कुछ पढ़ना चाहते हैं, नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो इसमें एकदम अफोर्डेबल फी में जुड़ सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। बिस्मार्क मालूम है ना, कूटनीतिक था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, क्या नीति अपनाई, क्या रूल नियम अपनाया। तो एक तो जानते हैं रक्त और लौह। देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, ये तो मालूम था। उसने कूटनीतिक के साथ साथ युद्धों का सहारा लिया। कूटनीतिक तो वो तो कूटनीतिक ही था और युद्ध का भी सहारा लिया, युद्ध भी उन्होंने किया। पहले डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया और अंत में फ्रांस के साथ युद्ध करके जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकजुट किया। तो आपको मालूम है ना, ये क्वेश्चन है लघु वाला, इसको लंबा चौड़ा नहीं आंसर देना है। लघु में मतलब 4-5 लाइन में आपका आंसर हो गया, एकदम इनफ है। तो जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया, डेनमार्क से युद्ध किया, उसको हराया। ऑस्ट्रिया और फ्रांस से पहले दोस्ती किया, फिर कूटनीतिक के दम पे फ्रांस को अपने साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, फिर जब खुद पावरफुल हो गए तो फ्रांस को भी हरा दिया। तो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस को हराया। काहे हराया? क्योंकि जर्मनी का एकीकरण करना था, क्योंकि जर्मनी पर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस सबका कब्जा था, कहीं ना कहीं सबका जो है हथियाया हुआ था, इसलिए सबको भगाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने क्या किया, युद्ध का सहारा लिया, कूटनीतिक अपनाया। देखिए 3 पॉइंट है, एक रक्त और लौह की नीति अपनाई, कूटनीतिक उसके अंदर पहले से मौजूद था, रक्त और लौह की नीति अपनाई, और तीसरी बात क्या है, युद्ध किया। और ये तीनों को हराया। हराने के बाद क्या किया, सभी राज्यों को एकजुट किया और लास्ट में 1871 में परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ। कितना आसान है, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो बहुत आसान है। अब देखिए, एग्जाम में ऐसा नहीं बच्चों की पूरा हूँ बहू एकदम लाइन बाय लाइन ऐसे लिखना है। मेन पॉइंट याद करना है कि बिस्मार्क ने, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त लौह की नीति अपनाई। वो बहुत बड़े कूटनीतिक थे और उसने कूटनीतिक के दम पर डेनमार्क और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को क्या किया, युद्ध में हराया। और हराने के बाद पूरा जर्मनी की जनता को इकट्ठा किया। इकट्ठा जब कर लिया तो लास्ट में, अंत में 1871 में उसका क्या किया, एकीकरण कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो हमने पूरा पढ़ के समझा दिया है, उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ आया होगा, ठीक है ना। अगला सवाल पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद, देखिए पूंजीपति समझते हैं, पूंजी मतलब पैसा, जिसके पास ढेर पैसा होता है वो पूंजीपति कहलाता है। जैसे अंबानी, अडानी, टाटा है ना, जिसके पास ढेर एकदम अथाह पैसा है उसको बोलते हैं पूंजीपति। और पूंजीवाद मतलब उस विचारधारा को मानने वाला। अगर कोई आदमी पूंजीपति विचारधारा को मान रहा है तो वो पूंजीवाद है। अब ये होता है क्या है, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है, एक आर्थिक व्यवस्था है, इसमें इनकम की बात करती है, ठीक है ना, जिसमें उत्पादन के साधन जैसे भूमि, कारखाने और मशीनें निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं। तो एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है पूंजीवाद जिसमें उत्पादन के जो साधन है ना, जैसे कोई मान ली कि कोई भूमि है, भूमि में कोई कुछ उगाया जा रहा है उसमें हो गया, या कोई कारखाना है या कोई मशीन बना रहा, इसका जो है ना मालिक कौन होगा, कोई निजी व्यक्ति, कोई प्राइवेट आदमी के हाथ में होता है वो। जैसे अभी के टाइम में टाटा कंपनी है जो लोहा बनाती, तो उसके अंदर है, टाटा गाड़ी बना रही है तो उसके अंदर में हाथ है, उसके अंदर उसके हाथ में पावर है कि जितना उसका रेट फिक्स करे, जितना में बेचे,
सरकार इसका कोई इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है ना। तो वही बोला गया कि कोई भी उत्पादन का कोई भी संसाधन है, कोई भी साधन है, उसका मालिक कोई एक निजी व्यक्ति होता है। इसमें लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुएं बनाते हैं और बेचते हैं। तो जो पूंजीपति लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो वस्तु किस लिए बनाते हैं, लाभ कमाने के लिए, बेचने के लिए, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा हमको फ़ायदा हो, ठीक है ना। पूंजीवाद में प्रतियोगिता होती है, यानी कि कंपटीशन होता है, और कीमतें बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार तय होती है। तो किसी भी वस्तु का कितना रेट होगा, किसी भी वस्तु की कितनी कीमत होगी, ये कैसे डिसाइड होगा, बाजार का डिमांड के अनुसार। जितना मार्केट के में जितना डिमांडिंग बढ़ेगा, पैसा बढ़ जाएगा उसका। जैसे कि आज रिचार्ज, पहले रिचार्ज था एकदम फ्री में दिया था अंबानी साहब रिचार्ज, सबको आदत लगा दिया फ्री वाला। जब फ्री का आदत लग गया, अब तो भाई रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। अब सब लोग रिचार्ज करने लगा। जब रिचार्ज करते रहा, जब सबको नेट चलाने की आदत हो गया, इंटरनेट चलाने की सबको आदत हो गया, तो पहले 99 रुपया था, फिर 99 से 199, फिर 299, फिर 349, 399 कर दिया, ऐसी बढ़ाते चला गया। तो मार्केट बढ़ा, मार्केट में डिमांड बढ़ा, पैसा बढ़ा दिया, तो वो कमा रहा है ना, लाभ कमा रहा। तो ये है पूंजीवाद। तो अगर ऐसे विचारधारा लेके कोई अगर पूंजीपति काम करता है, उसको बोलते हैं पूंजीवाद। इस विचारधारा को, इस अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे, पूंजीवाद बोलेंगे। नेक्स्ट है, हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था। ये पता ही है, हुआ आंदोलन हुआ था वियतनाम में, क्या उद्देश्य क्या था। तो हुआ आंदोलन का उद्देश्य वियतनाम में सामाजिक सुधार लाना और फ्रांसीसी उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध जनता को एकजुट करना था। तो हुआ एक आंदोलन था, एक तो धार्मिक था और क्रांतिकारी भी था, ठीक है ना। धार्मिक भी था, मतलब वहाँ जो धार्मिक जो लोग थे ना, तो जो फ्रांस के लोग जो वहाँ पे आके जो अपना पैर फैला रहे थे, तो अपना धर्म भी फैला रहा था, वो अपना धर्म भी फ्रांस में फैला रहा था। तो वहाँ के वियतनाम के लोग सोचा भाई ये तो हमारा धर्म के खिलाफ काम कर रहा, हमारे लोगों को अपने धर्म में शामिल कर रहा। तो एक हो गया धार्मिक, और क्रांतिकारी ये भी था कि वो वियतनाम पे कब्जा किया हुआ था। तो धार्मिक और क्रांतिकारी दोनों कारण था। तो ये जो वियतनाम में जो समाज को सुधारने का काम किया, यानी कि समाज हमारा सुधर जाए, है ना, समाज जो है दूसरे धर्म में ना जाए, हमारे धर्म में ही सब रहे, ठीक है ना। और फ्रांसीसी जो उपनिवेश जो आके बस गया था वहाँ पे, जो दमनकारी नीति अपनाया हुआ था, जो मतलब जनता को परेशान कर रहा था, उसके खिलाफ जो है, उसके विरोध में जनता को क्या कर रहा था, एकजुट कर रहा था, जमा कर रहा था ये, ठीक है। इस आंदोलन ने धार्मिक आस्था, सादगी, समानता और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया, वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रेरित किया। तो इसमें वही है कि राष्ट्रीय एकता बताया, और जो धार्मिक आस्था, जो लोग थे पहले से, तो बोलता भाई तुम अपना ही धर्म मानो। वो जर्मन फ्रांस वाले लोग आके यहाँ पे शासन कर रहे हैं, तो फ्रांस अपना धार्मिक को फैला रहा, अपना धर्म को फैला रहा था वहाँ पे। तो वहाँ के लोगों को समझाया, सुधारा, एक आंदोलन निकाला, लोगों को जागरूक किया कि भाई हमें अपने धर्म में ही रहना है। और दूसरी बात है, जो यहाँ पे जो पावरफुल जो बना हुआ सरकार फ्रांस का, उसको हटाना, यहाँ से भगाना है इसको। तो ये सब को लेकर के हुआ आंदोलन हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। वैसे तो सारा सवाल एग्जाम आ चुका है। आप समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। देखिए हुआ क्या था, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया ऐसा काला कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट, एक सर सिडनी रॉलेट नाम का एक जज था, उसकी अध्यक्षता में एक कानून बनाया। काहे कानून बनाया कि भारत को आज़ादी कराने के लिए भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे ना, वो सब एकदम मतलब उग्रवादी टाइप के हो गए थे। यहाँ मारो, वहाँ हमला, वहाँ अंग्रेज को सब मारने के लिए, मतलब अंग्रेज को भगाने के लिए ट्रेन लूट दिया। तो लखनऊ षड्यंत्र है ना, क्या बोलते हैं, लखनऊ हो गया, तो बहुत सारे षड्यंत्र हो रहा, बहुत सारा हमला हुआ, बहुत ज़्यादा, कहीं ट्रेनें जला दी, कहीं सामान लूट लिया। मतलब अंग्रेजों को बहुत परेशान किया जा रहा था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। तो पावरफुल में कौन था, अंग्रेज था। अंग्रेज को लगा भाई अगर हम ऐसा ढील देंगे तो ये हम पे हावी हो जाएगा और हमको यहाँ से बहुत जल्दी भागना पड़ेगा। और अंग्रेज सोच ले कि हमको अभी 20-30 साल और करना है शासन, ठीक है ना। तो अगर शासन करना है तो रूल, कठोर नियम लाना पड़ेगा। तो सर सिडनी रॉलेट एक आदमी का नाम था, जज था, उसकी अध्यक्षता में कानून बनाया। कानून क्या था, कानून ये था कि अगर मेरे खिलाफ जरा भी कोई, मतलब कोई आदमी कुछ बोलेगा, या हमको शक भी हो जाएगा कि मेरे खिलाफ वो आदमी कुछ बोल रहा है, पकड़ के डायरेक्ट जेल में, हजार आदमी को जेल में डाला था, कई हजार आदमियों को जेल में भर दिया था, ठीक है ना। तो भी बोला गया कि ऐसा कानून था, बिना किसी मुकदमे के, बिना FIR, बिना वारंट को गिरफ्तार कर लिया।
शक हुआ, गिरफ्तार कर लिया। और ये भी था अगर इसको कोई गिरफ्तार कर लिया, अगर मानते कि अंग्रेज लोग इसको जब कोई किसी को गिरफ्तार कर लेता था तो उसके लिए क्या था कि ना कोई अपील कर सकता था, कोई अपील नहीं कर सकता था, काहे गिरफ्तार कर लिए, हाँ भाई छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं किया था, कोई अपील नहीं कर सकता था, ना कोई वकील वकालत कर सकता था, और ना कोई दलील दे सकता था कि ये तो एकदम शरीफ लड़का है, इसको काहे गिरफ्तार कर लिए, ऐसा नहीं। तो नो अपील, नो वकील, नो दलील। खतरनाक कानून था भाई। मतलब आदमी तो करे तो करे क्या, इधर जाए कि इधर जाए, है ना, ऐसा कानून था। शक हुआ, जेल में भर दिया। अब वो कब तक जेल में रहेगा पता नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई अपील भी नहीं कर सकता था, कोई दलील भी नहीं दे सकता था, और कोई वकील वकालत भी नहीं कर सकता था। तो ये खतरनाक कानून था, और ये कानून भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था, है ना। जो भारतीय क्रांतिकारी लोग जो थे ना, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे उसको रोका जाए, इसलिए इसको बनाया गया था, जो कि हमारे भारत के लिए बहुत ही कड़ा कानून माना गया, इसको काला कानून। और इसी के बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए तो पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही जरूरी है। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण किसे कहते हैं? औद्योगिकरण मतलब जब नए नए मशीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ ना, नए नए कारखाने का बनना शुरू हुआ, नए नए मशीन का बनना शुरू हुआ, तो मजदूर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। कैसे हुआ देखिए, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका पर, आजीविका मतलब उसका जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। क्या डाला भाई? मशीनों के आने से हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होने लगे। सही बात है भाई, जो कारीगर लोग हाथ से काम करते थे, अब मशीन का आविष्कार हो गया, तो जो हाथ से काम करने वाले मजदूर क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। उसको हाथ से काम करने का वाला तो काम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मशीन का आविष्कार हो गया। तो सब लोग क्या करते? मशीन का आविष्कार हो गया तो सब लोग भाई बड़े बड़े फैक्ट्री खुल गया, कारखाना खुल गया। जो आदमी हाथ से, जैसे किताब बनने का काम, किताब पहले हाथ से बनता था, लिखाता था, अब छपना शुरू हो गया। बहुत सारा काम जो है पहले हाथ से होता था, कपड़ा बुनने का काम हाथ से होता था, लेकिन फिर क्या हुआ? मशीन आ गया। और जो आदमी हाथ से बुनता था मजदूर, उसका गया बेड़ा गर्क हो गया, तो उसका भाई कारोबार पूरा चौपट हो गया, बेरोजगार पूरा खत्म हो गया। कारखानों में काम के घंटे, अब जब लोग कारखाने में काम करने के लंबी लंबी लाइन लगाने लगा, लोग जाने लगे कारखानों में काम करने के लिए, तो कारखाने वाले भी मजदूरों का बहुत शोषण किया। बहुत समय तक काम लेता था, मजदूरी बहुत कम देता था, उसको बहुत कम मजदूरी मिलती थी, काम करने की स्थिति भी असुरक्षित थी, है ना। काम करने की स्थिति भी असुरक्षित थी। जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे पूरा मतलब सिचुएशन पूरा खराब था। मजदूरों को स्लम क्षेत्र में रहना पड़ता था। जैसे मुंबई का पड़े धारावी स्लम क्षेत्र है, पहले स्लम क्षेत्र था, मतलब गंदा नाली कूड़ा कचड़ा, वही बस्ती बना दिया, वहीं पे रहना पड़ता था मजदूरों को। हालांकि कुछ लोगों को रोजगार मिला, लेकिन कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन कठिन और शोषणपूर्ण हो गया। तो रोजगार कुछ लोगों का मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है चौपट हो गया, बहुत उसका शोषण हुआ। रोजगार मिला तो, लेकिन शोषण बहुत ज्यादा हुआ, कम पैसा में ज्यादा काम लिया, ठीक है ना। अब मजदूरों को जबरदस्ती रहने पर विवश किया गया, मजबूर किया गया। और कारखाना जो बनाया था बड़ा बड़ा, मतलब जो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग जो थे ना, वो जो कारखाना बनाए थे, वो कारखाने के बगल में दे दिया रहने के लिए, लो रहो, जब मर्जी तब उसको बुलाएगा, काम करवाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे दिल्ली में है, मुंबई में स्लम एरिया देखे होंगे, बहुत ही कचड़ा जगह है। तो ये है औद्योगिकरण के कारण। जब औद्योगिकरण हुआ तो मजदूरों का जीवन आजीविका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभावित हुआ, ठीक है। महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? पूरे दुनिया में एक बार आर्थिक मंदी हुआ था, उसको बोलते हैं महान आर्थिक मंदी। समझते, देखिए, महान आर्थिक मंदी 1929 में शुरू हुई। एक गंभीर वैश्विक आर्थिक संकट था, बहुत ही सीरियस मैटर था, पूरे दुनिया में पैसे की कमी हो गई थी। इसकी शुरुआत अमेरिका के शेयर बाजार के ध्वस्त होने से हुई। अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वही गिर गया, वो ध्वस्त मतलब शेयर बाजार पूरा गिर गया। इस मंदी के दौरान उद्योग बंद हुए। अब जितने सारे बड़े बड़े उद्योगपति थे, सब पैसा लगाया होगा शेयर बाजार में, तो शेयर बाजार पूरा डाउन हो गया, तो उसका चौपट, है ना, उद्योग धंधा बंद, व्यापार घट गया, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, विश्व अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसे आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना जाता है। तो अब तक के दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक संकट अगर है, वही 1929 के आर्थिक संकट। और सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव अमेरिका पर ही पड़ा। आज जो अमेरिका इतना काई करता है, सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव अमेरिका को ही पड़ा था। और अगर कोई देश था जिसको बुरा प्रभाव जिस पे नहीं पड़ा, वो देश कौन था? रूस था, जिस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो
ये था महान आर्थिक मंदी। ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि आर्थिक मंदी कब हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 को हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? आपको पता है ना, मुद्रण, प्रिंटिंग, मुद्रण यंत्र मतलब प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग मशीन किसने बनाया था? गुटेनबर्ग ने बनाया था। कैसे बनाया था ये बताना है। ये तो मालूम है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, पहली किताब बाइबिल छापा था, इतना तो ऑब्जेक्टिव हम लोग मालूम है ना। जर्मनी में इसका जन्म हुआ था, लेकिन ये बनाया कैसे था? देखिए दिया हुआ है, सीख मत लेना वैसे अब तो मशीन बना बनाया मिलता है। गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में पहली बार चल अक्षरों मतलब मूवेबल टाइप की तकनीक विकसित की, मतलब जो अक्षर चल सकता। अब कैसा किया था? उन्होंने धातु के छोटे छोटे अक्षर बनाए जिन्हें जोड़कर किसी भी पृष्ठ पर पाठ तैयार किया जा सकता था। तो धातु के छोटा छोटा अक्षर बनाया, जैसे हम कैसे हिंदी में ए बी सी, हिंदी में का खा गा घा, है ना। तो मतलब हर एक अक्षर को के आकार जो है धातु से बनाया। अब किसी किताब को छापना तो आकार को सजा के लिख दिया और फिर किताब छाप दिया, तो ये करता था। और उन्होंने एक मशीन प्रेस, उसके बाद फिर एक प्रेस मशीन बनाई जो कागज पर स्याही को समान रूप से छाप सकती थी। उसके बाद एक प्रेस मशीन बनाई छोटा सा, तो ऐसा था कि कागज पर स्याही को समान रूप से छाप सकता, कागज पे मतलब स्याही से कोई चीज अक्षर छाप सकता था। इस तरह उन्होंने आधुनिक मुद्रण यंत्र का आविष्कार। तो बहुत लंबी कहानी है, पूरा पढ़ लीजिएगा तो सीख जाइएगा बनाने के लिए। खैर इतना जानना है कि उन्होंने पहले छोटे छोटे अक्षर बनाने के लिए धातु को छोटे छोटे रूप में बनाया, और फिर कागज पर स्याही को समान रूप से छापने के लिए छोटा सा मशीन बनाया, और इस तरह से उन्होंने क्या किया? विकास किया, जिससे पुस्तकें तेजी से और सस्ते में छपने लगे। पहले पुस्तक हाथ से लिखाता था, जिसको बोलता था पांडुलिपि। पुस्तकें हाथ से लिखने के लिए मतलब बहुत टाइम लगता था। अब कोई आदमी एक पुस्तक लिखेगा तो एक आदमी पुस्तक लिखेगा, कितना टाइम लगेगा लिखने में उसको, अगर उसको तो कोई एक ही आदमी खरीद सकता है। और यहाँ जब प्रिंटिंग मशीन आ गया तो एक बार किताब बन गया, फटाफट फटाफट छाप दो, सबके पास पहुंच जाएगा। तो किताब बनने से बहुत फायदा हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रण क्रांति से आधुनिक विषय को कैसा प्रभावित किया? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं होता तो आज हमारे पास जो इतनी सारी किताबें मिलती है एकदम आसान तरीके से, ये हो पाती? नहीं हो पाती ना। आज हम लोग जो देखते हैं, जो प्रिंट होता है, किताब छपती है, ये मुद्रण कला प्रिंटिंग प्रेस का देन है ना। मार्टिन लूथर बोला था ना कि प्रिंटिंग प्रेस दिया, मतलब मुद्रण कला ईश्वर का दिया महान तोहफा है। तो भाई ये किताब मशीन का आविष्कार होने के बाद किताब छपा। अमेरिका के लोग क्या सोच रहा है, हिंदुस्तान में लोग पढ़ रहे हैं, है ना। सबका अलग अलग धर्म के बारे में प्रचार प्रसार हुआ। किताब छपने के बाद धर्म भी बहुत फैला, धार्मिक किताब छपा, धर्म की किताब फैला, लोग पढ़ा, नॉलेज हासिल किया, बहुत सारी बातें हैं। प्लस दूसरी बात क्या है, किसी भी देश में स्वतंत्रता संग्राम सुनिए तो उसमें भी किताब का मतलब लेखक का बहुत बड़ा योगदान है। किताब लिखा, पढ़ा और क्रांतिकारी बना। देखिए मुद्रण क्रांति ने ज्ञान के प्रसार को तेज किया, पुस्तकें को सस्ता व सुलभ बनाया, तो ज्ञान बहुत तेज हुआ, पढ़ने के लिए जो है मौका बढ़ गया, ठीक है ना। और पुस्तक को सस्ता और सुलभ बनाया, जिससे शिक्षा और साक्षरता तेजी से बढ़ी, तो एजुकेशन भी बढ़ गया। शिक्षा साक्षरता बोलिए, लोग साक्षर होने लगे, लोग एजुकेटेड होने लगे, लोग पढ़ने लगे, ठीक है ना। और नए वैज्ञानिक, राजनीतिक और सामाजिक विचार दूर दूर तक फैलने लगे। वैज्ञानिक का क्या क्या रूल नियम था सब आज हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, आज हम लोग पढ़ते हैं ना, न्यूटन का पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तब तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। राजनीतिक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, उधर का राजनीतिक पढ़ते हैं, अमेरिका का राजनीतिक पढ़ते हैं, इंग्लैंड के पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं? भारत का राजनीतिक पढ़ते हैं कि किताब छपने के बाद ये पॉसिबल हो पाया। प्लस सामाजिक विचार, जो समाज अलग, वहाँ के समाज कैसा है, वहाँ का समाज कैसा है, ये सब इंफॉर्मेशन हमको ये प्रिंटिंग प्रेस से मिलना शुरू हो गया। इससे सुधार आंदोलन, धार्मिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। आंदोलन कैसे सुधारना है, आंदोलन कैसे चलाना है, धार्मिक मामला था, सब सुधरा। मुद्रित अखबारें व पत्रिकाओं ने जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर जब मुद्रण कला हुआ, प्रिंटिंग प्रेस हुआ, किताब छपा, तो पेपर भी छपना शुरू हो गया, न्यूज़पेपर, अखबार छपना शुरू हो। जब अखबार छपा तो डेली का न्यूज़ मिलने लगा। इसी प्रकार से हमारा पूरा जो है विश्व जो आपस में जुड़ गया कि वहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा, ठीक है। आज से 15-20 साल पहले जाइए तो उतना मोबाइल का प्रचलन नहीं था, लोग टीवी बहुत कम ही देखते थे, है ना। न्यूज़पेपर से पढ़ते थे, तो न्यूज़पेपर से सबको मैसेज मिलता था, ठीक है। और जनमत का निर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तो भाई यूट्यूब का जमाना आ गया, कुछ भी कुछ होता है तुरंत रील्स डालता है, वायरल,
सबको पता चल जाता है क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो पहले हुआ, पेपर में छपेगा, वो भी अगर जहाँ उसको घूस दे दिया तो वो भी छपेगा नहीं, तो पेपर में छपेगा तो कल होकर आएगा। और अभी क्या है, तुरंत कहीं से वीडियो बना लिए डाल दिए, सब वायरल है, ठीक है ना। तो अभी का तो अलग ही मैटर है। कहा जा सकता है कि मुद्रण क्रांति ने आधुनिक समाज, राजनीतिक और विज्ञान के विकास की मजबूत नींव रखी। तो भाई मुद्रण कला जो अभी के समय में जो एक हम जो जान रहे हैं हम लोग, समाज, आधुनिक समाज कैसा होना चाहिए, राजनीतिक, विज्ञान, ये सब सारी बातें जो हम लोग नॉलेज हासिल कर रहे हैं, ये मुद्रण कला के आविष्कार होने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट मतलब पैसे की कमी, पैसा की कमी हो जाएगा बोलेंगे आर्थिक संकट हो गया। देखिए आर्थिक संकट वह स्थिति है जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था अचानक गंभीर असंतुलन का सामना करती है। मतलब अचानक कुछ ऐसा होता है कि देश में जो है क्या हो गया, अचानक गंभीर असंतुलन, मतलब बैलेंस अनबैलेंस होने लगा इनकम, पैसा, इसमें उत्पादन घट जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, मतलब मैन्युफैक्चर कम किया। अब बेरोजगारी बढ़ गई, जब मैन्युफैक्चर ही कम होगा तो वहाँ रोजगार, जो आदमी वहाँ पे रोजगार कर रहा है, जो आदमी वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको काम मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा फैक्ट्री है या मान लीजिए कोई बड़ी सी फैक्ट्री है, ठीक है। अब देखिए पहले हाथ वाला फैन बनता था, हाथ वाला पंखा बनता था ना, अब तो भाई पंखा लग गया सब जगह। पहले तो जब बिजली नहीं था उतना तो भाई हाथ वाला पंखा से झलते थे। तो कोई बड़ा सा फैक्ट्री होगा जहाँ पे पंखा खूब बनता होगा। अब जब बिजली सब जगह पहुंच गया तो हाथ वाला पंखा बनेगा, कम हो जाएगा बनना। जब बनना कम हो जाएगा तो बनाने वाला जो मजदूर है उसकी छुट्टी कराई जाएगी वहां से कि भाई आप जाइए, आप बैठिए, आपका काम ही नहीं, अब तो पंखा आ गया है। तो यही हुआ भाई, उत्पादन सामान घट गया, अब बेरोजगार बढ़ती है, बेरोजगार, उत्पादन घट जाता है और बेरोजगार बढ़ जाती है, बाजारों में गिरावट आती है, कंपनियां बंद हो जाती है, बाजार गिर गया, डिमांड कम हो गया, पंखा का नहीं डिमांड है, कंपनी खत्म, है ना। और लोगों की आय प्रभावित होती है, मुद्रा का मूल्य भी गिर जाता है। तो इससे लोगों की इनकम भी प्रभावित होता है और फिर मूल्य का जो कीमत है वो भी क्या हुआ, गिर गया। तो ये सब प्रॉब्लम होता है आर्थिक संकट से, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे अभी के ज़माने में कोई भी अगर मान ली कोई मोबाइल है, ठीक है, अब मान ली कोई सा मोबाइल है, जैसे कि मान ली कि एक हमारे भारत में था लावा मोबाइल, माइक्रोमैक्स, तो पहले बहुत चला था, कंपनी खुला होगा, बड़ी कंपनी होगी। अब पता नहीं अचानक क्या हुआ कि लावा मोबाइल को लोग लेना बंद कर दिए। सब लावा मोबाइल का जितना कीमत थी उससे सस्ती कीमत में चाइना मोबाइल दे रही थी, ओप्पो, वीवो, तो सब सस्ता तरफ भाग गया, लावा को छोड़ दिया। अब लावा का छोड़ दिया तो डिमांड कम गया, लोग वहाँ पे मार्केट में ले नहीं रहे उसको, तो कंपनी पास मैसेज गया, कंपनी बनाना बंद कर दिया। तो जो बनाना बंद किया तो भाई क्या होगा, जो मजदूर काम कर रहा है उसको छुट्टी कराई जाएगी, इस तरह से मजदूर के पास पैसे की कमी होगी, तो पैसे में गिरावट आएगी, आय में प्रभावित होगा, मूल्य का रेट भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ये सब मैटर होता है आर्थिक संकट, ठीक है। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं बच्चों? भूमंडलीकरण, देखिए इसको आपने समझते हैं, भूमंडलीकरण, भू मतलब जमीन होता है, पृथ्वी, जमीन बोल सकते हैं। भूमंडलीकरण बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया को इकट्ठा कर देना, पूरी दुनिया को एकजुट बना देना। देखिए भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी रूप से एक दूसरे से गहराई से जुड़ते जाते हैं, है ना। तो भूमंडलीकरण क्या होता है, दुनिया के जितने सारे देश है आर्थिक की वजह से, पैसे से हो, आज पता चलता है ना भाई कि वहाँ इतना रुपया, 1 रुपया अगर भारत में 1 रुपया है तो वहाँ उसका कितना कीमत है, भारत में 1 रुपया है तो अमेरिका में उसका 85 रुपया है, भारत में वो अमेरिका में 85 क्या बोलते हैं, 85 डॉलर है ना, अमेरिका में $1 यहाँ 85 रुपया, उल्टा मैं बोल दिया हूँ। तो ये कैसे हो रहा है, इनकम भी जोड़ रहे हैं और फिर क्या हो रहा, समाज भी जुड़ता है कि वहाँ के समाज लोग कैसे हैं, तो कैसे मालूम चलता है वहाँ के समाज लोग जाते हैं, यहाँ से घूमते हैं, आते हैं, बताते हैं। फिर जो है सांस्कृतिक मालूम चलता है, वहाँ का तहजीब कैसा है, रहने सहने का व्यवस्था कैसा है, तकनीकी रूप से वहाँ का तकनीक कैसा है, टेक्निक कैसा वहाँ का है, कैसे लोग वहाँ पर ट्रेन बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, लोग वहाँ जाते हैं, सीखते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फिर भारत में आते हैं तो अपना काम करते हैं। तो ये भूमंडलीकरण की वजह से लोग जा रहे हैं, वहाँ से नॉलेज ला रहे हैं, अब पूरी दुनिया कनेक्ट हो रहे हैं। हम अभी मोबाइल चला रहे हैं ओप्पो वाला, तो हमको मालूम चल गया ओप्पो का मोबाइल कितना अच्छा है यार, चाइना बहुत अच्छा तेज है भाई, चाइना बहुत अच्छे से बनाया है। अब देखिए चाइना के बारे में हम जान रहे हैं, चाइना का मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा भारत का भी सामान विदेश में इस्तेमाल होता होगा कुछ कुछ,
विदेश का तो हम इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो ये भूमंडलीकरण होने की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो इससे क्या हुआ, एक दूसरे देश से जुड़ गए हैं। अब चाइना से हमको मोहब्बत हो गई है ना जी, काहे को जाएगा उतना महंगा, जितना महंगा हम फ़ोन खरीदेगा इंडिया वाला उससे सस्ता में मिल जाएगा आपको चाइना वाला। तो चाइना से कहीं आपका लगाव है तब तो मोबाइल ले रहे हैं चाइना वाला। तो चाइना से आपको लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई, जुड़ गए आपस में, वही बात है, ठीक है ना। तो चाहे आर्थिक से जुड़िए, चाहे सामाजिक जुड़िए, चाहे सांस्कृतिक जुड़िए, चाहे तकनीकी जुड़िए, सब इसको। आज भारत में लोग देखते हैं पहनावा चेंज हो गया, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे, काहे वहाँ सब छोटा छोटा कपड़ा पहनता है, फीमेल लोग आज भारत में पहन रही है, काहे उसको अच्छा लग रहा है, तो वहाँ का कल्चर को अपना रहा है, क्योंकि ये भूमंडलीकरण की वजह से हुआ है, ठीक है ना। और इसके तहत वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक और जानकारी का वैश्विक आदान प्रदान बढ़ता है ना। वही वस्तु का जानकारी, सेवा, लेन देन, है ना, पूंजी, तकनीक, इस सब का जानकारी जो है क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिससे दुनिया एक वैश्विक गांव बन जाता है। लगता है कि पूरा गांव है। अब ऐसा लगता है ना कि दुनिया एक स्थानीय अपना गांव है। अभी के ज़माने में मोबाइल आ गया, सबके पास मोबाइल है, कौन चीज़ कहाँ हो रहा है सब मालूम है, सब यूपी, बिहार, झारखंड सब जुड़ गए हैं। कुछ हो रहा, अरे यहाँ ये मामला हुआ था, कुछ घटना हुआ, अरे यहाँ हुआ था, यहाँ ये घटना हुआ था, अरे भाई बहुत खराब घटना हुआ। तो वहाँ के लोगों के प्रति अपने दिल में एक संवेदना उत्पन्न हो रहा कि सही नहीं था ये। तो यही बोला गया है। तो आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। ऐसी पूरी दुनिया से हम लोग जुड़ते हैं। अभी देखिए इजराइल वाला सुने होंगे, या तो अभी और देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब जो जहाँ पे कुछ हुआ तो वहाँ पे क्या हम लोग मतलब गलत फील करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ के से हम जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि भूमंडलीकरण हुआ तब जुड़ रहे हैं। वहाँ से अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास मैसेज आ रहा। तो इसी को बोलते हैं भूमंडलीकरण। पूरे दुनिया को आपस में जोड़ देना, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, है ना, किसी भी मीडियम से, उसको बोलते हैं भूमंडलीकरण। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो जब आप समझिएगा ना तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में। तो कैसा लगा, पहले आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इन 10 क्वेश्चन में अगर याद नहीं है कोई भी क्वेश्चन तो उसको लिखिए कॉपी में। क्वेश्चन याद करने का तरीका कैसा है बच्चों, कॉपी में लिख करके, कॉपी में लिखोगे तभी क्वेश्चन याद होगा। एकदम ठोस है ये, इसके अलावा कुछ और तरीका नहीं। कॉपी में लिखोगे तभी क्वेश्चन याद होगा, आंसर याद होगा, ठीक है ना। और लिखिए, बार बार लिखिए, याद कीजिए, फिर दोबारा लिखिए। जब तक उसको परफेक्ट नहीं लिख दीजिए तब तक छोड़िए मत उसको, तब वो याद होगा, लंबे समय तक सेव रहेगा। अब ऐसे पढ़िएगा तो भूल जाइएगा तुरंत में, ठीक है। कमेंट बॉक्स कीजिए, फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके कोई भाई बहन आसपास के कोई जानकार हो जो क्लास 10 में पढ़ने वाले 2027 में जिसका जो जाने वाला कोई बच्चा होगा आपके नज़र में, उसको बोलिएगा चैनल पे जुड़ जाइए कोर्स में। अभी ये फ़ी देखिए यहाँ पे 499 हो जाएगा। आप अगर अपने एग्ज़ाम से पहले जुड़ाते हैं तो 28 फरवरी 2026 से पहले जुड़ता है बच्चा तो उसको इतना में मिल जाएगा कोर्स। उसके बाद इसका रियल प्राइस रहेगा 599, ठीक है ना। नंबर यहाँ पे दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। हम आपसे तो यही उम्मीद करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। ओके बाय।